प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी कहानी हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको अभी तक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था और जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा पढ़ा दी। इसके बाद अगली कहानी हमारे कोर्स में है मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। पूस की रात पे आज हम बात करेंगे। पूस की रात कहानी आप पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। कहानी बहुत सरल सी है। मैं कहानी सार में क्या सुनाऊँ आपको, 2 लाइन की कहानी है। एक किसान जो सर्दी में अपने खेत में सोता रह गया और उसकी सारी खड़ी फसल को नीलगाय चढ़ गई। इतनी सी कहानी है, इतना सा फसाना है। लेकिन कहानी जो है वो कैसे बनती है ये आपको सीखना हो तो प्रेमचंद से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये एक सीमांत किसान की व्यक्तिगत त्रासदी की कथा है। सीमांत किसान मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हल्कू जो हमारी इस कहानी का नायक है वह किसान से मजदूर बनने की ओर अग्रसर है। कोई अच्छी स्थिति नहीं है, मजबूरी है, लेकिन कहानी में इसका उल्लेख भी बार बार आता है कि ऐसी स्थिति से तो मजबूरी अच्छी। तो ये सीमांत किसान है, उसकी व्यक्तिगत त्रासदी है। लेकिन क्या ये त्रासदी व्यक्तिगत है, क्या इसके कुछ सामाजिक आयाम है, इस पर हम अगले 15 मिनट में बात करने की कोशिश करेंगे। और प्रेमचंद की कहानी कला के बारे में भी मैं कुछ बात करूँगा। प्रेमचंद की कथा यात्रा के विस्तार पर भी मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगा। कक्षा होती तो मैं आप लोगों से पूछता, क्योंकि प्रेमचंद ऐसे कहानीकार है जिनको आप स्कूल में 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक कम से कम 6 कहानियाँ आप उनकी पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा भी यदि आप में हिंदी कहानी की थोड़ी भी दिलचस्पी है आपके मन में, तो आपने प्रेमचंद की कई कहानियाँ पढ़ रखी होंगी। प्रेमचंद की जो कहानियाँ आपने पढ़ रखी हैं उनके माध्यम से मैं आपसे बात करता, लेकिन यहाँ मैं आपसे सीधे बात करने की कोशिश करता हूँ। प्रेमचंद की कहानियाँ यदि आप कहानी कला की दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद प्रारंभिक दौर में आदर्शवाद की ओर झुकी हुई कहानियाँ लिखते थे और बाद में धीरे धीरे वे आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर गए। उनकी शुरुआती कहानियाँ या बीच के दौर लंबे दौर की कहानियाँ जो हैं उन्हें हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानियाँ कहते हैं। इन कहानियों में कौन सी कहानियाँ आती हैं, मैं कुछ कहानियों के नाम बताता हूँ, शायद वो आपने पढ़ रखी होंगी। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर। नमक का दरोगा कहानी याद है आपको? सेठ हलोपीदीन के ट्रक बंशीधर बाबू ने रोक लिए थे। बंशीधर बाबू क्योंकि रिश्वत नहीं लेते थे, सेठ हलोपीदीन ने उन्हें सस्पेंड करवा दिया था। और कहानी के अंत में जब आप चिंतित थे कि लीजिए इतने भले हमारे कहानी के नायक का ये परिणाम हुआ, वो सस्पेंड हो गया, ठीक उस समय कहानी के क्लाइमैक्स में सेठ हलोपीदीन बंशीधर बाबू के घर के बाहर आकर रुके थे और आकर के उनसे निवेदन किया था कि वो उनकी स्टेट के मैनेजर बन जाएं, क्योंकि उनसे ईमानदार आदमी उन्हें अब दुनिया में कहीं ढूंढने पर मिल नहीं सकता। कहानी का अच्छा अंत हुआ था। कहानी में जो बुरा पात्र था उसका अचानक से अंत में हृदय परिवर्तन हो गया था। ये थोड़ा चकित करता है हमको, लेकिन ये ही कहलाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। यानी कहानी में यथार्थ है लेकिन अचानक अंत में कहानी आदर्श की ओर झुक जाती है। बुरे आदमी का अचानक हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर चाहे वो नमक का दरोगा कहानी हो या पंच परमेश्वर कहानी हो या बड़े घर की बेटी कहानी हो या अन्य अनेक कहानियाँ हो, उन कहानियों में अचानक हृदय परिवर्तन दिखाई देता है। यदि आप इस बात पे गौर करें कि प्रेमचंद जिस दौर में कथा लिख रहे थे उस दौर के हमारे राजनीतिक पटल के नायक कौन थे, तो आपको इस बात को समझना आसान पड़ेगा। प्रेमचंद पे उस दौर के राजनीतिक नायक महात्मा गांधी का बहुत गहरा प्रभाव था। यह प्रभाव सबसे ज़्यादा उनके उपन्यास रंगभूमि में दिखाई देता है। रंगभूमि का नायक जो है सूरदास, वो एक अंधा व्यक्ति है, उसके पास ज़मीन है, खेती तो खैर वो अंधा है इसलिए बटाई पर देता है, लेकिन वो अंधा किसान जो है अपनी उसकी ज़मीन को एक उद्योगपति जॉन सेवक जब छीनने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ता है। और ये पूरा अहिंसक सत्याग्रह है। और इसके पीछे आप असहयोग आंदोलन की पूरी छवियाँ देख सकते हैं जो सूरदास में नज़र आती है। सूरदास में गांधी का प्रतिबिंब नज़र आता है रंगभूमि के नायक सूरदास के अंदर। तो प्रेमचंद पे गांधीवाद का बहुत गहरा प्रभाव था और ये गांधी थे जो मानते थे कि सत्य और अहिंसा के सहारे आप दुश्मन के हृदय को बदल सकते हैं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अंग्रेज़ों से घृणा नहीं थी, अंग्रेजी साम्राज्य से घृणा थी। और उसी का असर आपको प्रेमचंद की कहानियों पर सीधा दिखाई देता है, इन हृदय परिवर्तन वाली कहानियों में। लेकिन जैसे जैसे प्रेमचंद कहानी कला में आगे बढ़ते, अपनी कथा यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद घटता जाता है। और प्रेमचंद की जो अंतिम दौर की कहानियाँ हैं, उन कहानियों में आपको ऐसा कोई चमत्कारिक अंत नहीं दिखाई देता है, किसी पात्र का हृदय परिवर्तन नहीं होता है।
कहानियों का बहुत त्रासद अंत होने लगता है, उन कहानियों को हम यथार्थवादी कहानियाँ कहते हैं। ऐसी कहानियों में ही हमारी ये कहानी पूस की रात भी आएगी। इस प्रकार की इस श्रेणी की कहानियों में अन्य कहानियाँ यदि हम गिने तो गिनी जा सकती हैं ठाकुर का कुआं, सदगति, मुक्ति मार्ग। ये कहानियाँ आप ढूंढ कर पढ़ें, मैं आपसे अपील करता हूँ। बल्कि सदगति पर तो हिंदी के भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने फिल्म भी बनाई है सदगति नाम से ही। प्रेमचंद की एक और कहानी पर सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई है। फिल्म का नाम है शतरंज के खिलाड़ी, जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित है। वो भी आप पढ़ें, मैं आपसे अपील करता हूँ। तो प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में भी देखें। तो पूस की रात कहानी में तो कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, कहानी का बड़ा त्रासद अंत है। ये यथार्थवाद है, यानी क्या होना चाहिए वह नहीं बताते हैं प्रेमचंद, बल्कि क्या है वो दिखाते हैं। होना चाहिए की बजाय है, यह यथार्थवाद है। यह प्रेमचंद की कथा यात्रा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से यथार्थवाद की ओर बढ़ रही है। यह प्रेमचंद की कथा यात्रा का एक अग्रगामी चरण है और यह प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास गोदान में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ मैं थोड़ा सा प्रेमचंद की विचार यात्रा के बारे में भी बात करूँगा। जैसा कि मैंने कहा, प्रेमचंद गांधीवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन प्रेमचंद की विचार यात्रा आगे बढ़ती गई और प्रेमचंद अपने अंतिम दिनों तक आते आते अपने उत्तरार्ध में, अपने कथा लेखन के उत्तरार्ध में गांधीवाद से मार्क्सवाद की ओर चले गए थे। वे मार्क्सवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। प्रगतिवाद भी हिंदी कहानी पे दस्तक दे रहा था और प्रगतिवाद का प्रारंभ जो माना जाता है वो माना जाता है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से, जो 1936 में हुई थी। और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की जब स्थापना हुई थी तो उसके पहले अधिवेशन में जो लखनऊ में हुआ था, सभापति के पद से किसने भाषण दिया था? प्रेमचंद ने भाषण दिया था। प्रेमचंद का वो प्रसिद्ध भाषण एक निबंध की शक्ल में भी हमारे लिए आज उपलब्ध है और उसका नाम है साहित्य का उद्देश्य। वह निबंध आप लोग जरूर पढ़ें, ढूंढ करके पढ़ें। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। तो प्रेमचंद मार्क्सवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसीलिए प्रेमचंद की कहानियाँ यथार्थवाद की ओर चली गई। उसमें कोई चमत्कारिक हृदय परिवर्तन होना बंद हो गया। यह भी कहीं ना कहीं उनके मार्क्सवाद से प्रभावित होने का असर उसमें दिखाई देता है। मैं अब थोड़ा सा इस कहानी के बिंदुओं पर बात करता हूँ। पूस की रात, हल्कू कहानी का नायक है, आप जानते ही हैं। हल्कू अपनी पत्नी से आकर के कहता है, कहानी की शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? यहाँ कहानी की आपको मुख्य समस्या समझ में आती है। 3 रुपये बड़ी मेहनत से बचाए हैं, आज के 3 रुपये नहीं, मतलब आज से लगभग 80-90 साल पुरानी कहानी है। तो ये 3 रुपये बड़ी मेहनत से बचाए हैं हल्कू ने और इससे वो कंबल खरीदेगा, क्योंकि ठंड आ गई है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और खेतों में अपनी फसल की रखवाली के लिए उसे जब रहना पड़ता है पूरी रात तो उसे ठंड लगेगी। उस ठंड से रक्षा उसकी कंबल करेगा। तो वो कहती है, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। मैं थोड़ा हिस्सा छोड़ के आगे का पढ़ रहा हूँ। जब वो खुशामद करता है कि दे दो, सहना आया है। सहना कौन है? सहना कारिंदा है, महाजन का कारिंदा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरवरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी। खैर ये तो मुन्नी का गुस्सा था, रुपए तो देने ही पड़े, कंबल लाने की आशा धूमिल हो गई। लेकिन यहाँ इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए जो मुन्नी ने कहा था, मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। ये है असली त्रासदी जो इस कहानी में प्रेमचंद प्रारंभ में ही आपके सामने रख देते हैं। हल्कू ने ऋण लिया था और उस ऋण को चुकाने में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म होती जा रही है। बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। ऋण और उसके साथ ब्याज,
और वो कहलाता था चक्रवर्ती ब्याज। आज भी आप जानते होंगे, आपने गणित में चक्रवर्ती ब्याज के फार्मूले भी पढ़े होंगे। चक्रवर्ती ब्याज एक ऐसा खतरनाक दुष्चक्र था जिसमें एक बार किसान फंसता था तो फंसता ही चला जाता था। वह हर साल ब्याज चुकाता रहता था और मूल कभी ख़त्म ही नहीं होता था। मैं चाहूँगा आप हिंदी के बहुत प्रसिद्ध लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी ज़रूर पढ़ें। कहानी का नाम है 25 चौका 150। 25 चौका 150 नहीं होता है, आप जानते हैं, 25 चौका 100 होता है। 25 चौका 150 दरअसल कहानी की यही विडंबना है कि किसान जीवन भर चुकाता रहता है, उसको 25 चौका 150 के चक्कर में उलझा करके, और उसका मूलधन कभी चुकता ही नहीं है। वो सूद चुकाता ही सारी ज़िंदगी नष्ट होता जाता है। ये भारतीय किसान की त्रासदी है। भारतीय किसान जो हाड़तोड़ मेहनत करना जानता है, और हमारे राजस्थान में आप रहते हैं तो आप जानते हैं पानी बारिश भी कम होती है, उसके अंदर भी खेती करके ज़मीन से सोना उपजा लेने की क्षमता किसान में होती है। लेकिन वह किसान इस आर्थिक शोषण के दुष्चक्र को नहीं समझ पाता है। वह उतना तेज तो है कि वह मेहनत कर ले, वह मेहनती है, लेकिन वह इस शोषण के चक्र को भेद पाने में असमर्थ रहा। इसीलिए इन महाजनों के पांव तले उनकी गर्दन दबी रही। प्रेमचंद ने एक और निबंध लिखा था, महाजनी सभ्यता, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रेमचंद मार्क्सवाद से प्रभावित थे। वह इस महाजनी सभ्यता के दुष्चक्र को समझ रहे थे। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में महाजनी पूंजीवाद कहते हैं, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। यानी पूंजीवाद का प्रारंभिक चरण जो आता है वो महाजनों के साथ पैदा होता है। और इसीलिए भारतीय किसान के शोषण के दो आयाम थे, दो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे। एक पुरानी सामंती व्यवस्था का प्रतिनिधि जागीरदार या सामंत, और दूसरा इस नई पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधि महाजन, जो उसे ऋण देकर के ऋण के जाल में उलझाए रखता था। इसी ऋण का जाल उनके अंतिम उपन्यास गोदान में दिखाई देता है, जहां होरी ऋण का जाल चुका नहीं पाता है और वह भी किसान से मजदूर बनने की ओर अग्रसर होता है। जैसे इस कहानी में हल्कू कह रहा है, मैं आगे वो हिस्सा पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। हल्कू कह रहा है, हल्कू को मुन्नी कह रही है, तुम छोड़ दो आपकी से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर भी धौंस। अपने शहर में, रानीवाड़ा में और किसी भी शहर में आप सुबह सुबह 8 बजे किसी खास जगह पर, एक चौराहे पर ढेर सारे लोगों को हाथ में टिफ़िन लिए खड़े देखते होंगे। वे सब मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने घर से टिफ़िन लेकर के आते हैं, दिन भर का खाना, और उस जगह खड़े रहते हैं कि कोई आए और उन्हें दिन भर की मजदूरी के लिए ले जाए। उनसे बात करके देखिएगा, उनमें से ज़्यादातर मजदूर नहीं है, मूलतः मजदूर नहीं है। वे सब किसान हैं जो किसानी में फ़ायदा न होने के कारण मजदूरी की ओर प्रवृत्त हुए हैं। और भारत में किसानी किस तरह से नष्ट हो रही है, किस तरह से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, आश्चर्यजनक बात है। इस कहानी को लिखे हुए 90 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन इस कहानी में जो सत्य बताया था प्रेमचंद ने, वह परिस्थितियाँ आज भी बदली नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि प्रेमचंद की कहानी अप्रासंगिक हो जाए। कोई पूछे कि हल्कू की ऐसी दशा क्यों है, किसानों की इतनी बुरी दशा कहाँ होती है, लेकिन सच बात यह है कि प्रेमचंद की कहानी पूस की रात की जो सच्चाई है वो आज भी हमारे सामने है। तो सहना आकर के वो 3 रुपये ले गया, जिसके सहारे वह कंबल खरीदता, और उसके बाद वह पूस की रात में अपने खेत पर फसल की रक्षा करने के लिए जाता है। और वहाँ उसका साथी है, उसका कुत्ता जबरा। जबरा और हल्कू का प्रेम जो आपको दिखाई देता है वो बड़ा अद्भुत है। प्रेमचंद की अनेक कहानियों में, मसलन 2 बैलों की कथा कहानी में या और अनेक कहानियों में, पशु के साथ जो उनका मनुष्य का तादाद में दिखाया है वह बड़ा अद्भुत है। गोदान उपन्यास में भी यदि आप देखें तो जो किसान की तमन्ना है वो एक गाय खरीदने की है। गाय हो, घर में एक गाय हो, बच्चों को दूध के लिए मारे मारे न फिरना पड़े, और गाय होगी तो उसके साथ कृषि आधारित सभ्यता में एक पूरा संबंध है उसका। तो वो जो पशु के साथ संबंध है बड़ा ज़बरदस्त है। किस तरह से जबरा के साथ हल्कू बातें कर रहा है वो इस कहानी में बहुत दिलचस्प है।
कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये हैरान पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए जा रही है। उठूं फिर एक चलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागें। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मज़ा दूसरा लूटें। मजूरी हम करें मज़ा दूसरा लूटें, ये इस कहानी का सार है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ बीच में करना चाहता हूँ आपसे। प्रेमचंद की ये जो मैंने अंतिम दौर की कहानियाँ देखी हैं, इन कुछ कहानियों को आप ज़रूर पढ़िए। मसलन सदगति कहानी पढ़िए या कफन कहानी उनके ज़रूर पढ़िए, जो उनकी अंतिम कहानी है। कफन कहानी में 2 पात्र हैं, घीसू और माधव। घीसू और माधव आपने शायद पढ़ भी रखी होगी। घीसू और माधव बहुत ही बेरहम किस्म के पात्र बनाए हैं उस कहानी में। जो माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़पती रहती है और वो बाहर बैठे चोरी किए हुए आलू खाते रहते हैं और तड़प तड़प कर बुधिया जान दे देती है। और उसकी मृत्यु के बाद बजाय इसके कि वो उसकी अंतिम क्रिया ठीक ठाक तरह से करें, गरिमापूर्ण ढंग से करें, वो उसके अंतिम क्रिया के नाम पर गांव से पैसे इकट्ठा करते हैं और उस पैसे की शराब पी जाते हैं। इसी तरह से मुक्ति मार्ग कहानी देखें, झिंगुर और बुद्धू की कहानी, जिसमें एक किसान है और एक चरवाहा है। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे की फसल जला देता है, दूसरा उसके पशु मार देता है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि मुक्ति मार्ग कहानी के पात्र जो हैं वो अपराधी हैं, कफन कहानी के पात्र बेरहम हैं, कामचोर भी हैं, चोर भी हैं, और इस कहानी का पात्र हल्कू जो है वो लापरवाह तो है ही। तो किसानों को ऐसा लापरवाह, ऐसा चोर किस्म का, ऐसा बुरा प्रेमचंद ने अपने अंतिम दिनों में क्यों दिखाया? प्रेमचंद तो निम्न वर्ग के पात्रों के साथ सहानुभूति रखने वाले कथाकार थे। क्या इसके पीछे कोई राज है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि इसके पीछे दरअसल उस सामाजिक व्यवस्था को दिखाते हैं जो इन पात्रों के मानवीय गुणों को नष्ट कर देती है। यह पूंजीवाद की सबसे बड़ी खासियत है कि वह व्यक्ति को अपराधी बना देता है। कफन कहानी का एक संवाद है जो आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। यह पूरा सार है। यदि आप इस बात को समझ लेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने हल्कू का जो संवाद बोला था कि हम मजूरी करें और मज़ा दूसरे उठाएं, यह बात यदि आप समझ लेंगे तो आपको इन पात्रों की मनोवृत्ति समझना आसान पड़ जाएगा। हल्कू पूरी मेहनत करके अच्छी फसल पैदा कर लेने के बावजूद गरीब है, एक कंबल को भी मोहताज है। दूसरी ओर उसकी फसल आगे बेचने के लिए जहाँ जाती है वहाँ जो दलाल हैं, जो आड़तिए हैं, वो उससे असली कमाई कर रहे हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी संकट की स्थिति ये है कि किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। यदि आप अखबार पढ़ रहे हैं और पिछले दिनों के आपने अखबार पढ़े हैं तो आप जानते होंगे किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लेकर के उनकी सारी लड़ाई चल रही है। किसानों को उनकी उपज का वास्तविक फल नहीं मिल पाता है और किसानों की बजाय जो बिचौलिए हैं वो सारा फ़ायदा उठा ले जाते हैं। उत्पादन करने वाला अपने श्रम की वास्तविक कीमत पाने से वंचित है और जो दलाल किस्म के लोग हैं जो ना उत्पादन कर रहे हैं ना उपभोग कर रहे हैं, बीच में दलाली कर रहे हैं, वो असली फ़ायदा कमा रहे हैं। वो पात्र वो खलनायक जो हैं वो इस कहानी में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस व्यक्तिगत त्रासदी के पीछे असल में यह शोषण का चक्र है जिसे प्रेमचंद हमारे सामने प्रस्तुत कर देना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे बात करते हैं इस कहानी में, आगे देखते हैं आप। हल्कू जिस तरह से जबरा से बातें कर रहा है वह आपको अंतोन चेखव की एक प्रसिद्ध कहानी दुख की याद दिलाता है। दुख कहानी में एक कोचवान है जिसका बेटा मर गया है, लेकिन फिर भी उसे तांगा चलाने के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर काम नहीं करेगा तो दिन में कमाएगा नहीं और कमाएगा नहीं तो शाम को खाएगा क्या। तो वो हर आने जाने वाली सवारी से बात करने की कोशिश करता है कि मेरी संतान आज गुजर गई, लेकिन किसी को उसका दुख सुनने की फुर्सत नहीं है। और आखिर में वो नायक किसे अपना दुख बताता है? अपने घोड़े को बताता है।
यही इस कहानी में है। हल्कू बार बार कह रहा है जबरा से कि बहुत ज़्यादा जाड़ा है, तुम ठंडे हो जाओगे, मत आना। दरअसल वह जबरा से नहीं कह रहा है, एक तरह से वह अपने आप से ही बात कर रहा है जबरा के माध्यम से, और जबरा भी उसकी बातें समझ रहा है। जबरा उसकी गोद में आकर के बैठता है। जिस तरह से पशु और मनुष्य का अद्भुत आत्मिक संबंध दिखाया है, वह दरअसल यह सिर्फ पशु के साथ संबंध नहीं है, यह पूरी कृषि व्यवस्था के साथ किसान के जुड़ाव का संबंध है। यह भूमि के साथ श्रम के नैसर्गिक संबंध की कथा है, जो नष्ट हो रहा है, जो इस कहानी के अंत में नष्ट हो जाता है। मैं फिर दोहराता हूँ, भूमि के साथ श्रम के नैसर्गिक संबंध के टूटने की कथा है पूस की रात। तो फिर कहानी मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा। कहानी में आगे हल्कू आग लगाता है और आग तापने लगता है। आग तापता है तो थोड़ी सी गर्मी आती है, लेकिन फिर भी कड़ाके की ठंड है, हाथ पांव गल रहे हैं। और वह जब थोड़ी सी गर्मी पाता है तो उसे हल्की नींद आने लगती है। उसी नींद की स्थिति में जबरा दौड़ के जाता है। खेतों में शायद कोई पशु घुस आए हैं, लेकिन उस गर्माहट को छोड़ के, उस हल्की नींद के आगोश को छोड़ के उठ के जाने की हिम्मत नहीं होती हल्कू की। हल्कू वहीं उस अर्ध निद्रावस्था में सोता रह जाता है, या कहें कि अर्ध निद्रावस्था से पूर्ण निद्रावस्था में चला जाता है, बावजूद एक खतरे की आशंका के, जो जबरा के दौड़ के जाने से उसके समझ में आ जाना चाहिए था। या तो वह समझना चाहता ही नहीं है, या समझ करके भी अनसमझा कर देता है और नींद के आगोश में चला जाता है, और पूरा खेत नष्ट हो जाता है। नीलगायें आकर के पूरे खेत को रौंद डालती हैं। और फिर कहानी के अंत में जब सुबह सुबह मुन्नी लौट के आती है और कहती है कि तुम आज सोते ही रहोगे, इधर तुम सोते रह गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। तो अंत में हल्कू क्या कहता है? हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, मुन्नी ने चिंतित होकर के कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। यानी अब वह किसान से मजदूर बनने की ओर चला गया है। और हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। यह करुणा में भी हास्य है। करुणा में हास्य की विडंबना प्रस्तुत की है अंतिम वाक्य में। हल्कू दुखी नहीं होता है। हल्कू एक तरह का प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहता है, चलो अब कल से रात में सोना नहीं पड़ेगा। ठंड में सोने की कल्पना से जो वो घबरा रहा था, कितनी क्रूर विडंबना है। आप देखिए, उसकी खड़ी फसल नष्ट हो गई है, उसके पास उसका एक तरह से उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हल्कू के पास जो किसानी थी वो नष्ट हो गई है। कल से शायद उसे मजदूरी करने के लिए जाना पड़ेगा। कल से वह किसान नहीं, मजदूर कहलाएगा। छोटा किसान है जिसकी व्यथा है, और वो उस पर रो नहीं रहा है, वह उस पर हंस रहा है। यह करुणा की चरम स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति को रोना नहीं आता है बल्कि वह हंस देता है। तो यह करुणा पैदा करने वाला हास्य इसलिए ज़्यादा मार्मिक है। दरअसल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रेमचंद और प्रसाद की तुलना करते हुए। प्रेमचंद की कहानी यथार्थवादी कहानी है, ये मैंने आपको अभी बताया। यथार्थवाद की परिभाषा क्या होती है? यथार्थवाद की एक परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाओं में से एक परिभाषा है, उसमें प्रतिनिधि पात्र प्रतिनिधि परिस्थितियों में प्रतिनिधि व्यवहार करते हैं। प्रसाद की कहानी, गुंडा का जो पात्र था ननकू सिंह, उसने जैसा विशिष्ट काम किया था, एक वीरतापूर्ण काम किया था, ऐसा कुछ भी हल्कू ने नहीं किया। हल्कू कोई विशिष्ट पात्र नहीं है ननकू सिंह की तरह। हल्कू एक सामान्य किसान है, एक ऐसा किसान जिसे हम अपने चारों ओर देख सकते हैं, जो हाड़ तोड़ मेहनत करके ज़मीन में से सोना उपजाना जानता है, लेकिन महाजन के क्रूर षड्यंत्र को समझना नहीं जानता है। तो और उसका व्यवहार भी एकदम प्रतिनिधि व्यवहार है, वो कोई विशिष्ट व्यवहार नहीं कर रहा है। यह कहानी वैसी कहानी है जैसी हमारे चारों ओर के जीवन की घटनाएं घटती हैं। यथार्थवाद क्या है? जीवन जैसा है उसे वैसा वास्तविक रूप से प्रस्तुत कर देना। तो यह, और इसीलिए प्रेमचंद अपनी कहानियों में पहली बार निम्न वर्ग के पात्रों को लेकर के आए, दलितों को लेकर के आए। यही नहीं बल्कि जो निम्न से भी निम्न पात्र हो सकते हैं, जो भिखारी हैं, जो यौनकर्मी हैं, जो दलित हैं, यानी समाज के निम्नतम सीढ़ी पर खड़े लोगों को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जगह दी, और उनके माध्यम से उन्होंने उन समस्याओं को सामने रखने की कोशिश की जो वास्तविक समस्याएं थी। प्रेमचंद ने एक जगह कहा था
कि स्वराज का वास्तविक मतलब क्या है। स्वराज का मतलब ये नहीं है कि जॉन की जगह गोविंद गद्दी पर बैठ जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जॉन की जगह गोविंद गद्दी पर बैठ जाएगा, उससे स्वराज नहीं आएगा। स्वराज यानी अपना राज, यानी किसानों का राज, मजदूरों का राज। सत्य हस्तांतरण को आज़ादी नहीं कहा जाता है। तो प्रेमचंद अपनी रचनाओं के जरिए उस दौर में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उन वास्तविक सवालों को केंद्र में ला रहे थे जो भारतीय आज़ादी का केंद्र बिंदु होने चाहिए थे, यानी किसानों का सवाल, यानी मजदूरों का सवाल। और वह इस कहानी में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। बहुत सरल सीधी कहानी है, प्रसाद की तरह बल खाती हुई कहानी नहीं है कि जिसमें कहानी फ्लैशबैक पे शुरू हो और कहीं और ख़त्म हो, बल्कि कहानी एक सरल रेखा में चलती है। लेकिन उसके माध्यम से वह एक बहुत बड़े षड्यंत्र को, बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था की त्रासदी को हमारे सामने रख देते हैं। यह व्यक्तिगत त्रासदी प्रतीत होती है, लेकिन इसके गहन सामाजिक आधार हैं। यदि आप प्रेमचंद की कहानी के सामाजिक आधारों को समझ लेंगे तो आपके लिए इस कहानी को समझना आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कहानी पढ़ भी ली होगी और आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद आपके मन में जो सवाल हैं वो यहाँ रखेंगे भी। शुक्रिया।